जितने चैप्टर्स हो गए सबके पीवाईक्यू कर लिए आप लोगों ने? एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नेट के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ये? कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? श्रेया, बैठ जाइए। अब सपोज श्रेया को मुझे लोकेट करना है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो के आसपास है, ये पता है, इसको लोकेट करना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? किस बिल्डिंग में प्रेजेंट है, बिल्डिंग पता चल गया। उसके बाद किस फ्लोर पे प्रेजेंट है, फ्लोर पता चल गया। उसके बाद किस क्लासरूम में प्रेजेंट है, और क्लासरूम भी पता चल गया। तो उसमें इतने सारे हैं, अब इसमें कोमल कौन सी है वो पता होना चाहिए। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें लोकेट करना है तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्डिंग क्या होता है? प्रिंसिपल शेल। अब प्रिंसिपल शेल पता चल गया तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज अबाउट सब शेल, फ्लोर। अब सब शेल के अंदर में भी फिर डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सब शेल पता चल गया तो फिर पता करना होगा किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 में से कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसका पता होना चाहिए। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर्स which will give us complete address of the electron in an atom. Quantum numbers basically these are set of 4 numbers. ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर and spin quantum number. Principal quantum number, this will provide information about principal shells. Azimuthal, this provides information about subshells. Magnetic quantum number, this provides information about orientation of the orbital. And spin quantum number, this provides information about spin or rotation of the electron. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे हमें एटम के साइज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। अजीम्यूथल, शेप, मैग्नेटिक, orientation, and spin quantum number about spin. लिख लिए? चलिए अब एक एक करके सबको देख लें। यहां पर सबसे पहला हम लोग बात कर लें
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल शेल नंबर। तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले या प्रिंसिपल शेल नंबर बोले, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल शेल। फर्स्ट प्रिंसिपल शेल मीनिंग के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, एल। सो वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर this can be 1, 2, 3 and can go till infinity. Informations provided, एक बार प्रिंसिपल शेल नंबर पता है तो हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। प्रिंसिपल शेल एक बार लोकेटेड है तो उससे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ प्रिंसिपल शेल। एक प्रिंसिपल शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। जैसे सेकंड प्रिंसिपल शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 4। और वो 4 कौन कौन से? सेकंड प्रिंसिपल शेल का सबसेल कौन कौन हो गया? 2s एंड 2p। एक और 3, 4। वैसे ही थर्ड प्रिंसिपल शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। एक 3s, 3 3p और 5 3d। So number of orbitals within a subshell that can be calculated by n square. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2. So maximum number of electrons will always be 2 times number of orbitals. Maximum number of electrons in a principal shell, this will be equal to 2n square. जैसे फोर्थ प्रिंसिपल शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 32। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फोर्थ प्रिंसिपल शेल में कितने? 16। और जितने ऑर्बिटल्स उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ प्रिंसिपल शेल विल बी 32। थर्ड, radius of the principal shell. Radius of nth principal shell, this is 0.529 to n square by z Armstrong. n जहां पर भी आएगा दिस इज प्रिंसिपल शेल नंबर एंड z इज एटॉमिक नंबर। जैसे हम आपसे पूछ दें व्हाट विल बी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या है? 1। फर्स्ट प्रिंसिपल शेल की बात हो रही है मतलब n का वैल्यू भी हो गया 1। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 0.529 Armstrong. And radius of first principal shell of hydrogen atom, this is also known as Bohr's radius. So value of Bohr's radius is 0.529 Armstrong. आपसे हम सपोज यहां पे पूछ लिया व्हाट विल बी रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+. All these are Bohr's formulas
and Bohr's formulas are applicable only for single electron species, or Bohr's formula is applicable only for hydrogen and hydrogen like ions. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहां पर 0.529 इंटू एन स्क्वायर. प्रिंसिपल शेल नंबर क्या है यहां पर 2, तो एन का वैल्यू 2 हो गया. 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय जेड. 1 कौन बोला? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? 4. 1 कैसे? व्हाट इज एटॉमिक? डिफाइन एटॉमिक नंबर. Atomic number is number of protons in the nucleus. और प्लस या माइनस चार्ज आने से क्या प्रोटॉन्स के नंबर में कभी चेंज आएगा? सो एटॉमिक नंबर कैन नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल एलिमेंट चेंजेस. एटॉमिक नंबर कुछ और आपने बोल दिया, जैसे 1 बोल दिया तो वो हाइड्रोजन ही होगा या उसका कोई आइसोटोप होगा. एलिमेंट विल बी हाइड्रोजन. तो यहां पर एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4. ये फिर से क्या आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम. सबको आ गई बात समझ में? चलिए जल्दी से आंसर बताइए. इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, दिस इज x, what will be radius of second orbit of hydrogen? x के टर्म्स में आंसर बताना है, तो सॉल्व नहीं करना है. बस देखिए यहां पर जब भी एक का रेडियस दिया है और दूसरे का निकालना है, या एक का एनर्जी दिया है दूसरे का निकालना है, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है सबसे पहले फॉर्मूला यूज करके रेशियो निकाल लेंगे. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ये फॉर्मूला से क्या आ गया 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड. एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. ठीक है यहां तक? ये कट गया. क्या आ गया रेशियो 1/2. नाउ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस x, और इसके बेसिस पे हमें निकालना था रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. कितना आ गया ये 2x. सबको आई बात समझ में? चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लें. इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r1, what will be radius of second orbit of hydrogen atom? What will be radius of third orbit of hydrogen atom? What will be radius of fourth orbit of hydrogen atom? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर. जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही है. ये 0.529 ये क्या होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस विल बी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर. आ जाएगा ये 0.529 क्या है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ना अब एक एक करके देखते जाइए. सेकंड के लिए क्या हो जाएगा r1 इंटू 2 स्क्वायर 4r1, 9r1, 16r1. आ रहा है समझ में?
फोर्थ आ जाए हम लोग यहां पर, एंगुलर मोमेंटम of the principal shell. एंगुलर मोमेंटम, इसको निकालने का फॉर्मूला एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 1h बाई 2 पाई, सेकेंड का हो गया 2h बाई 2 पाई, थर्ड का हो गया 3h बाई 2 पाई एंड सो ऑन। अब यहीं से हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं अगर 2 पाई को इधर ले जाएं और mv को इधर ले जाएं, ये आ गया 2 पाई r, दिस इज इक्वल टू एन h अपॉन mv। लिख सकते हैं इसको, h अपॉन mv ये क्या होता है, डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। सो 2 पाई r, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, और circumference of Bohr circular orbit will be integral multiple of wavelength. से करने का मतलब क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो सरकमफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। Fifth, energy of the principal shell. This is again very important. Energy of nth principal shell. This is minus 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल से मल्टीप्लाई करना हो और जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, 13.6 इंटू 1.6, 21.8। 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। और इसी को जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दें और पर एटम की जगह पे पर मोल ले लें, मतलब जूल पर एटम को कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो कितने का आएगा एनर्जी एक एटम का, तो 1 मोल का अगर चाहिए और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किलो जूल पर मोल अगर यूनिट चाहिए तो 1000 से डिवाइड और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई।
ये आ जाता है 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब फिर से यहां पर ये जो भी ये वैल्यूज हैं, थर्टीन पॉइंट सिक्स या 2.18 या 1312, सॉरी यहां भी माइनस होगा ये। What will be energy of the first orbit of hydrogen atom? माइनस 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में Z और N का वैल्यू 1 है, वैसे ही जूल पर एटम के टर्म्स में हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और किलो जूल पर मोल के टर्म्स में हो जाएगा माइनस 1312। मतलब ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली दिस आर एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसी फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट, this will be equal to energy of the first orbit of hydrogen atom multiplied by z square by n square। Energy of nth orbit of hydrogen atom will be equal to energy of the first orbit of hydrogen atom multiplied by z square by n square। अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इसका मतलब क्या? फॉर्मूला देख करके बताना है आपको। यहां पे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इसका मतलब n बढ़ेगा, और n कहां पे है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया इसका मतलब वैल्यू कम हो गया। वैल्यू किस में ले रहे हैं हम? नेगेटिव में। नेगेटिव में कम होने का मतलब मैग्नीट्यूड हैज इंक्रीज्ड। वैसे भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहा है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जा रहा है, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाएंगे एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहां पे अटेन करेगा? एट द इनफाइनाइट ऑर्बिट। और एक बार n का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी स्क्वायर विल ऑल्सो बी इन्फिनिटी, and anything divided by infinity will be 0. So energy of the infinite orbit will be 0, and that will be maximum possible value of energy that electron can attain. तो इन्फाइनाइट ऑर्बिट को छोड़ करके किसी भी दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम एनर्जी से तो कम ही होना पड़ेगा, और 0 से कम होना पड़ेगा। 0 से कम मतलब नेगेटिव। So electronic energy will always be taken to be negative. Energy of the infinite orbit, this is equal to 0. चलिए हम इस तरीके से देख लें। यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। दिस आर प्रिंसिपल शेल्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एनर्जी का वैल्यू बताते जाइए। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इस्तेमाल कीजिए पेन का, निकालिए। माइनस 3.4।
So what is energy difference between second and first orbit? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो जाएगा ना, -3.4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये आ जाएगा 10.2. What will be energy of the third orbit? 1.5 है, सॉरी, -1.5. तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या आया? .9. 1.9. What is energy of the fourth orbit of hydrogen? 0.85. इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे 0.75 के आसपास आएगा. कितना आ रहा है? 1.5 माइनस 0.85 कितना आ रहा है? 0.65. 0.65. ये चारों का एनर्जी वैल्यूज बिल्कुल याद रखेंगे आप. केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है. एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6, सेकेंड -3.4, थर्ड -1.5, फोर्थ 0.85. पहले दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस 10.2. थर्ड और सेकेंड के बीच का डिफरेंस 1.9. फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस 0.65. तो हम क्या क्या नोटिस किए यहाँ पर कि न्यूक्लियस से दूर अगर हम बढ़ेंगे तो पहली बात एनर्जी बढ़ेगी. दूसरी बात, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर बढ़ेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में होगा? पहले दो ऑर्बिट के बीच में. क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा हम लोग आ जाए यहां पे अजीमुथल क्वांटम नंबर. नहीं, इसमें पहले एक चीज और देख लें. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाहर निकालने में जो भी एनर्जी लगेगा उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. अब आप मान लीजिए कि आपके पास nth प्रिंसिपल शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके कौन रखा हुआ है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस पर. अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो क्या करना होगा? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा और ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है ये खत्म करना पड़ेगा. न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगना बंद हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट में पहुंचाना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो करने के लिए रेडियस को क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट.
तो इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकालना है तो इसको कहां पे पहुंचाना पड़ेगा? टू द इनफाइनाइट ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा, इसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा एक ऑर्बिट से दूसरे में, तो ऑर्बिट्स का मतलब क्या है? एनर्जी वैल्यूज। कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में गया तो कितना एनर्जी चाहिए? 10.2। वो एनर्जी डिफरेंस हो गया उसके बीच का। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वही एनर्जी लगना है। तो यहां पर एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच का? आयोनाइजेशन एनर्जी, this will be equal to energy of the infinite orbit minus energy of the nth orbit. एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट ये होता है 0, और ये आ गया माइनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में क्यों होता है? आप बताइए बच्चे। क्लास के वक्त अगर हाथ यहाँ पर होगी तो बहुत अच्छे से नींद आता है, जबरदस्त। मैंने पूछा आपसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में क्यों होता है? एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, हमें लोअर टू हायर ऑर्बिट मूव करना है हमेशा, और हायर ऑर्बिट मतलब हायर एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, और एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। हो गया? चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे यहां पर आजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सर azimuthal quantum number, this is also known as subsidiary quantum number, और secondary quantum number, और angular momentum quantum number। एक ही चीज के बहुत सारे नाम से बुलाते हैं हम लोग। ठीक है, किस किस नाम से बुलाते हैं आपको? किस नाम से? स्टीव।
azimuthal quantum number, this is denoted by L, and the value of this starts from 0 and this can go till n minus 1. Now each values of L, L से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? This provides information about soft shells. तो L का हर एक वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू बताता है सब शेल का. वैल्यूज ऑफ L सब शेल number of orbitals within a subshell and number of electrons. Number of orbitals within a subshell, this is given by formula 2l plus 1. Number of electrons in a subshell, this is given by formula 4l plus 2. Number of electrons will always be 2 times number of orbitals. अब जैसे L का वैल्यू अगर हम ले लें 0, तो 0 मतलब सबशेल कौन सा हो गया? S. इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन S सबशेल 1, इलेक्ट्रॉन्स 2. L का वैल्यू 1 है मतलब सबशेल हो गया P. टू D 5 10. These are the subshells present in the present form of periodic table. अब इसके बाद अगर कोई सबशेल डिस्कवर होगा then that will be denoted by G. इसमें number of subshells will be 9. फॉर्मूला से चेक कर लीजिए. L का वैल्यू कितना रखा हमने? 4. So 2 into 4 plus 1. And number of electrons 18. सपोज हम यहां पर आपसे बोल दें कि n का वैल्यू है 1. n क्या होता है? प्रिंसिपल शेल नंबर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल शेल. अब इसमें L का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 0. 1 कैसे? n माइनस 1 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मिनिमम वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगा. तो यहां पर L का एक ही पॉसिबल वैल्यू होगा 0. 0 मतलब सबशेल हो गया S. तो फर्स्ट प्रिंसिपल शेल के अंदर में एक ही सबशेल होगा S, एंड दिस विल बी डेजिग्नेटेड एज 1S. तो 1S का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल शेल के अंदर का S सबशेल. जो नंबर होता है ये क्या बताता है? प्रिंसिपल शेल नंबर. और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं क्या बताते हैं? सबशेल्स. सो फर्स्ट प्रिंसिपल शेल का S सबशेल. क्लियर? वैसे ही अगर हम n का वैल्यू ले लिए 4, तो यहां पर L के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? 0 1 2 3. 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F.
तो फोर्थ प्रिंसिपल शेल के अंदर में 4 सब शेल होंगे एंड दे विल बी डिनोटेड एज 4s, 4p, 4d, 4f. चलिए आप बताइए बैठे बैठे, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ n? n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा दैट विल अलाउ g सब शेल टू एग्जिस्ट? मिनिमम फाइव. जी के लिए एल का वैल्यू क्या चाहिए? 5. जी के लिए एल का वैल्यू क्या चाहिए हमें? 4. तो इसके लिए एन का मिनिमम वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 5. एल का वैल्यू कहां तक जाता है? n-1 तक. तो जो एन का वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू वही होता है एल. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n that will allow g subshell to exist will be 5. वैसे ही d subshell exist करने लगे, d के लिए l का वैल्यू कितना चाहिए? 2. तो इसके लिए n का मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए? 3. एक सबशेल हम ले लें कोई सा भी, जैसे सपोज हम आपको दे दिए 6d सबशेल. आपसे पूछ दिया यहां पे n का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू क्या है. तो जो नंबर होता है ये प्रिंसिपल शेल नंबर होता है, n इज 6, और सबशेल से l का वैल्यू तो बता ही सकते हैं. d का मतलब l का वैल्यू क्या हो गया? 2. d के लिए l का वैल्यू क्या चाहिए? 2. समझ गए? वैसे ही आपको हम दे दें यहां पर 7s, n हो गया 7, l हो गया 0. क्लियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Magnetic quantum number, this is denoted by m or ml. The values of this extends from minus L to plus L, and maximum value of इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ये किसके बारे में? ओरिएंटेशन, दैट इज ऑर्बिटल्स. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l. This will be given as 12 plus 1. और 12 plus 1 और क्या होता है? Number of orbitals in a subshell. जैसे अगर हमने यहां पर L का वैल्यू ले लिया सपोज 2. L का वैल्यू 2 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट D सबशेल. इसके लिए M के कितने वैल्यूज होंगे? 5. माइनस L2 प्लस L, -2 2 प्लस 2, -2 -1 0 +1 +2. तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आ गया यहां पर? 5. दैट इज 12 plus 1.
तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आएंगे? 12 प्लस 1। वैल्यूज कौन कौन सा होगा? -L2 + L। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस और रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू इधर +12 और -12। What will be values of four quantum numbers for last electron of cesium? जल्दी से बताइए आंसर। सीसियम किस ग्रुप का है? 1। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, यही होता है। फर्स्ट ग्रुप का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। N क्या होता है? प्रिंसिपल शेल नंबर। एंड प्रिंसिपल शेल क्या बताता है हमें? पीरियड ऑफ द एलिमेंट। तो लास्ट वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल शेल होगा वही पीरियड भी होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए क्या आ गया? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसके लिए आउटर हो जाएगा 2s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन का। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का 3s1। पोटेशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का 4s1। रुबिडियम का हो गया 5s1 और सीसियम का हो गया 6s1। समझ गए? अब इसी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू बताना है। 6s में मतलब n हो गया 6, l हो गया 0, m का वैल्यू -L2 + L एंड स्पिन क्वांटम नंबर +12। यहीं पर अगर हम आपसे पूछ देते व्हाट विल बी वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका 1s2 2s2 2p के अंदर में 4। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है। ये किसमें है? 2p। p के लिए l का वैल्यू है 0, m का वैल्यू कहां से कहां तक? l का वैल्यू 1, m का वैल्यू -1 2 +1। पहले के लिए लिख लेंगे -1 0 +1। 2p में मतलब n का वैल्यू हो गया 2, l हो गया 1, m का वैल्यू क्या है? -1, s का वैल्यू -12। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 3 रूल पढ़ते हैं हम लोग। ऑफ-बॉस प्रिंसिपल, ऑफ-बॉ यहां पर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बॉ क्या है? ऑफ-बॉ इज जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम है और लास्ट में उसमें जाएगा जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है।
यही बताता है हमें। इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, किसका ज्यादा है? दिस इज डिसाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। दिस इज डिसाइडेड बाय n+l rule। which is also known as बोरबुरी रूल। यहां पे भी दो बातें करते हैं हम लोग। सबसे पहला, जैसे सपोज हम एक ले लिए 2s, एक ले लिए 2p। 2s के लिए n+l का वैल्यू क्या हो गया? 2 + 0। 2p के लिए n2 है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है 3। जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसी का एनर्जी भी ज्यादा होगा। सो 2p विल हैव हायर एनर्जी इन कंपैरिजन टू 2s। वैसे ही हम एक लिख लें सपोज 3d, एक लिख लिए 4s। यहां पर n+l का वैल्यू 5, यहां पर 4 + 0 4। So 3d will have higher energy in comparison to 4s। पहला रूल आ गया समझ में? जिसका n+l ज्यादा होगा उसी का एनर्जी भी ज्यादा होगा। सेकंड पर आ जाए, हम यहां पे लिख दें 2p 3s। यहां पर n+l अगर हम काउंट करते हैं 3, यहां पर भी n+l काउंट करते हैं 3। अगर n+l सेम हो जाए देन वी आर ओनली कंसर्न विद वैल्यूज ऑफ n। n+l अगर सेम हो गया तो सिर्फ n देखेंगे, वहां पर l से कोई मतलब नहीं होगा। जिसका n ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। आ गया? वैसे ही सपोज हम लिख लेते हैं यहां पर 3d 4p 5s। ये हो गया 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5। तीनों के लिए n+l सेम है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाएगा एनर्जी बढ़ते जाएगा। यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दें आप लोगों को। फॉर हाइड्रोजन एटम n+l rule reduces to, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होता है और किस प्रिंसिपल शेल में होता है? फर्स्ट 1s। s के लिए l का वैल्यू क्या है? 0। तो हाइड्रोजन के लिए l का वैल्यू 0 हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए n+0 रूल में ये कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए n+l रूल विल रिड्यूस टू n रूल। मतलब यहां पर सिर्फ n के वैल्यू से मतलब होगा, l देखना ही नहीं है। l का वैल्यू चाहे कुछ भी हो उससे एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n सेम तो एनर्जी सेम। तो हाइड्रोजन के लिए जो ये ऑर्डर होगा 1s, फिर 2s और 2p का सेम हो जाएगा, फिर 3s 3p 3d ये सब का सेम हो जाएगा। जब तक n सेम है एनर्जी सेम होगा। जैसे जैसे n बढ़ते जाएगा एनर्जी बढ़ते जाएगा। दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। दूसरे रूल में हम बात करते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताता है हमें? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
No two electrons in an atom can have same value of 4 quantum numbers. किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्यों? सोचिए थोड़ा सा. अगर दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो जाए तो क्या होगा? तो एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन, और एक जगह पे क्या दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है? नहीं, रिपल्सिव फोर्स लगेगा उनके बीच में. तो कभी भी एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. और इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रख देंगे तो फिर चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम हो जाएगा. सो वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स and that too with opposite spin. सेम ऑर्बिटल का मतलब भी क्या हो गया? NLM का वैल्यू तो आपने सेम कर दिया. ऑर्बिटल सेम है मतलब NLM सेम. सबशेल सेम का मतलब क्या हो गया? N और L सेम. So one orbital can have maximum of 2 electrons, that too with opposite spin. ये कौन सा रूल है? Pauli's exclusion principle. One orbital can have maximum of 2 electrons. Hund's rule of maximum multiplicity. ये क्या बताता है हमें? फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स. और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? ऑर्बिटल्स विद इन अ सबशेल. एक सबशेल के अंदर में जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनका एनर्जी सेम होगा. क्यों? क्योंकि एन भी सेम है और एल भी सेम है. सो एन प्लस एल विल बी सेम. जैसे सपोज हम ले लें यहां पर 3D सबशेल, तो यहां पर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास. तो हुंड्स रूल क्या बोलता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए. तो पहले पांचों में एक एक चला जाएगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 6th इलेक्ट्रॉन. वैसे पी सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल? 3. तो पहले तीनों में एक एक चला जाएगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th इलेक्ट्रॉन. वैसे ही एफ में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सो पेयरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 8th इलेक्ट्रॉन. तीनों रूल्स आ गए समझ में? चलिए अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाएं. सबसे पहले हम लोग देख लें, यहां पर बात कर लें डुअल नेचर. डुअल नेचर से क्या समझते हैं? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. पार्टिकल नेचर से क्या समझते हैं? जैसे इस मार्कर का क्या है? पार्टिकल नेचर. कैसे बता पा रहे हैं आप? दिस हैज मास एंड इज ऑक्यूपाइंग स्पेस. जितने स्पेस में ये आ गया, अब इतने स्पेस में कोई दूसरा मार्कर रख पाएंगे आप? नहीं. दूसरी बात, सपोज इसको मैंने, क्या नाम है आपका?
तारिणी। तारिणी, यही आप लोग के पूरे बैच को तारेगी। क्या मतलब इसका? कि आप लोग का सबका अच्छा रिजल्ट हो, इसमें इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है तारिणी, इसका मतलब क्या है कि क्लास में टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे, दैट्स विल एंश्योर। हाँ देखिए, अब तारिणी के सपोज मैंने सर पे इस मार्कर को चला करके फेंका, ये आया एकदम ऐसे और यहां पे लगा इसको। तो अगर बहुत जोर से चला के मैंने मारा है तो कुछ मार्क होगा यहां पे। ऐसा क्या पॉसिबल है कि चलाया मैंने इस पे, आके लगा भी इसको और सबके यहां पे आ गया ये? तो इससे भी हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि इसका पार्टिकल नेचर है। वाई? बिकॉज दिस इज लोकलाइज्ड इन स्पेस। अब दूसरी बात करते हैं। पूरा अंधेरा है यहां पे, तारनी दिख ही नहीं रही, तो मुझे देखना है तारनी कहां पर है। मैंने क्या किया, मैंने लाइट जला दिया, तारनी दिख रही है। मगर क्या सिर्फ तारनी दिख रही है? देखना तो सिर्फ इसको था और दिख रहे हैं सब। तो लाइट सिर्फ जितना इस पर अपने रेस छोड़ रहा है उतने ही सब पे छोड़ रहा है, और सबको इक्वली लाइट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइट इज नॉट लोकलाइज्ड इन स्पेस, लाइट इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। तो पार्टिकल्स का दो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? लोकलाइज्ड इन स्पेस, और दूसरा मास ऑक्यूपाइज स्पेस, और तीसरा भी आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जितना स्पेस में ये मार्कर आ गया, अब उतने ही स्पेस में दूसरा पेन नहीं आ सकता। अब ये राणा जी हैं, अभी सपोज एक लाइट जल रहा है, एक लाइट का फोकस आ गया इन पे, वैसे दूसरे लाइट का फोकस आ गया, तीसरे लाइट का फोकस आ गया। क्या होगा इससे? इनका जो तेरा का तेज है उसमें कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और ऐसा होगा क्या कि एक लाइट का एक बार इन रेज आ गया इन पे, तो अब दूसरा लाइट अगर हम डालेंगे तो उसका रेज नहीं आएगा, या तीसरा लाइट डालेंगे तो उसका नहीं आएगा। जैसे अभी आप लोग अपने रजिस्टर को देख रहे हैं, तो एक बल्ब जल रहा है, आपको पूरा साफ नहीं दिख रहा, दूसरा बल्ब जला दिए, वो भी लाइट आ गया वहां पे, तीसरा लाइट जला दिए, तो जितना जलाएंगे उतना ज़्यादा वो लाइटेड होते जाएगा, सबका लाइट रेज आएगा वहां पर और सबके फोटॉन्स आएंगे। सो लाइट्स कैन को एग्जिस्ट इन स्पेस, और लाइट हैज टेंडेंसी टू इंटरफेयर इन स्पेस। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? वेव्स का। तो पार्टिकल नेचर में लोकलाइज्ड इन स्पेस, और दूसरी बात डू नॉट इंटरफेयर इन स्पेस। अब लाइट का पार्टिकल नेचर है, यह हमें किस किस से पता चलता है? लाइट हैज पार्टिकल नेचर। दिस इज मेनली established by photoelectric effect,
और क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए, लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट का पार्टिकल नेचर है ये हमें एक तो पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और दूसरा पता चलता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इससे कैसे पता चलता है? ब्लैक बॉडीज क्या होते हैं? जो कोई लाइट एमिट नहीं करता, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहां पर ब्लैक बॉडी से मतलब ये नहीं है कि बॉडी का कलर काला है। ब्लैक बॉडी को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, सपोज आप कोयले को हीट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा, एक बड़ा सा कोयल का ब्लॉक है और आप हीट कर रहे हैं उसको, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसका कलर भी चेंज करेगा, येलो होगा, रेड होगा, ब्लू होगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। जहाँ पे सबसे कम होगा वहाँ पे रेड। तो कलर देख करके आप बता पाएंगे कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ का कम है? वैसा तो नहीं जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा हो। तो जो ये कलर का फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी लोकलाइज्ड इन स्पेस, लोकलाइज्ड बिहेवियर एग्जिबिट करता है। इससे भी हमें पता चलता है दैट दिस हैज पार्टिकल नेचर। लाइट का वेव नेचर है, ये किस किस से पता चल रहा है? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, लाइट एग्जिबिट्स द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। Light also exhibits the phenomena of diffraction. अब लाइट या फोटोन का अगर डुअल नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होना चाहिए। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर डुअल नेचर दिखा रहा है तो दूसरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को भी दिखाना चाहिए। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम लिख दें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, ये भी सबसे पहले तो इस्टेब्लिश होता है फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस establishes both particle nature of light as well as particle nature of electron. Second, Mulliken's oil drop experiment. Mulliken's oil drop experiment, इससे क्या पता चला था हमें? Each electron is associated with specific charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और इसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन को यूनिट के टर्म्स में देख पा रहे हैं, और यूनिट के टर्म्स में ब्रेक कर पाए इसका मतलब भी क्या है? पार्टिकल नेचर। जैसे आपके पास 10 पेन हैं, 5 मोबाइल्स हैं, तो नंबर वाइज आप काउंट कर पा रहे हैं और यूनिट के फॉर्म में देख पा रहे हैं, इसका मतलब भी क्या हो गया? पार्टिकल नेचर है ये सबका। मगर क्या यही बात आप जाकर के लाइट के लिए कर सकते हैं कि आज की क्लासेस में इतने फोटॉन्स मेरे पे पड़े या इतने लाइट वेव्स मेरे पर पड़े? नहीं बोल सकते। तो उसका क्या हो जाएगा? वेव नेचर। जिसको आप यूनिट के टर्म्स में ब्रेक नहीं कर पाए उसका मतलब ही है वेव नेचर। चलिए आप बताइए जल्दी से बच्चे। इस पेन पे चार्ज है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।
ठीक है, -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना है जिसको ये पता चल रहा? 3। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही चार्ज था। सो 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6, दैट विल बी 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है इस पे। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये और हमें पता चलता है फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। When electron strikes, zinc sulfide is screen or ZNS screen, sparks or scintillations are produced, और जो sparks होते हैं that is localized in space, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराता है वहीं पे स्पार्क्स होते हैं। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है? लोकलाइज्ड बिहेवियर और पार्टिकल नेचर। Wave nature of electron, this was established by Davison and Germer experiment। Here similar diffraction pattern was obtained for electron as is obtained in case of X-rays। और एक बार डिफ्रैक्शन पैटर्न आ गया, इसका मतलब ही हो गया वेव नेचर। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था डी ब्रॉगलीस इक्वेशन। दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और लैम्डा इज इक्वल टू √h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये सब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए। चलिए लास्ट येलो शर्ट बताइए, व्हाट विल बी डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ ऑफ एन स्टैटिक इलेक्ट्रॉन? डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? यहां बोर्ड की तरफ देखते हुए बताइए आंसर। मैं हर क्लास में बोलता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक खुद से नहीं चाहेंगे, भगवान भी ऊपर से आके कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर खुद से पहले चाहत जागृत करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब वेलोसिटी क्या हुआ? और वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम क्या हुआ? और मोमेंटम जीरो मतलब p जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या हुआ? एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इंफिनिटी। So wavelength of any static particle will be infinite. So de Broglie's equation is not applicable for static particles. So de Broglie's equation will only be applicable for dynamic particles.
दूसरा, अगर मैं आपसे पूछ दूं, जैसे मैं बोल दूं यहां पर कि राणा साहब दौड़ रहे हैं विथ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर के स्पीड से ये दौड़ रहे हैं, तो इनका डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ क्या होगा? निकाल लेंगे। h का वैल्यू कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना? 50 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोग्राम है, वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 के नेगेटिव पावर्स में आ जाएगा, और 10 का नेगेटिव पावर मतलब वैल्यू बहुत ही छोटा हो गया, और वैल्यू बहुत छोटा हो गया तो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कोई स्केल्स हैं अवेलेबल? नहीं है। सो डी ब्रॉगलिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास बहुत ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। सो डी ब्रॉगलिस इक्वेशन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर माइक्रोस्कोपिक डायनामिक पार्टिकल्स। चलिए, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए तो मैं भी प्रफुल्लित हो जाऊं। लिखिए। हाँ, लैम्डा दिस इज इक्वल टू h अपॉन mv. So lambda square this will be equal to h square by m square v square, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू h स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू h स्क्वायर m, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, लिख सकते हैं इसको, और ये आ गया यहाँ पर h स्क्वायर बाई 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये किसका वैल्यू आया? लैम्डा स्क्वायर का। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे थे आप, यहाँ पे ये लिया है ना, इसको h स्क्वायर लिख देते हैं, और दिस विल बी h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन में दे रहा था आप लोग को, if two particles are moving with same kinetic energy, their de Broglie's wavelength will be first directly proportional to velocity, second inversely proportional to velocity, third independent of velocity, and fourth none.
आंसर तो मुझे भी नहीं पता, निकालना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट आ रहा है, जो जो आ रहा है मुझे बताते जाइए। क्या कह रहा हूँ साहब, पढ़ाई हो नहीं रही है। क्या है बच्चे आपका? सबका इंडिपेंडेंट आ रहा है। चलिए ये बताइए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, पक्की बात। तो जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। कंडीशन क्या है? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर बढ़ा रहे हैं और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो, तब तो देखेंगे कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसके बेसिस पे वॉल्यूम बता पाएंगे। तो जब भी कोई एक पैरामीटर एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो सिर्फ एक के बेसिस पे आंसर बता सकते हैं? नहीं। हमें यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन पूछा गया है? वेवलेंथ और वेलोसिटी। और तीसरा पैरामीटर क्या है जो दिया हुआ है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। तो जब तक हमारे पास एक इक्वेशन ना हो जिसमें वेवलेंथ भी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए और वेलोसिटी भी आ जाए, तब तक हम आंसर पे नहीं आ सकते। ठीक है, अब आ जाइए। लैम्डा दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें और v से डिवाइड कर दें तो इसी को लिख दिए एच बी बाई एम बी स्क्वायर। और एच वी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, और ये आ गया एच वी बाई 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास यहां पर वेवलेंथ तो है ही, वेलोसिटी भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तो अब आंसर पे आ जाएंगे आसानी से। काइनेटिक एनर्जी सेम, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 ये तो कांस्टेंट होता ही है, एच कांस्टेंट होता ही है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आया? डायरेक्ट। समझ गए? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया है दैट आई विल नॉट रश थ्रू द टॉपिक। मतलब टॉपिक पढ़ाने का मतलब तभी है जब उस टॉपिक से जो क्वेश्चन अगर आ गए तो आपसे हो जाए। अब टॉपिक हो गया मगर आपसे क्वेश्चन ही नहीं हुआ तो फायदा हुआ कुछ? कल कौन सा चैप्टर है बच्चे? ये देखिए कहाँ घूमते घूमते आ गए। स्टेट्स ऑफ